हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, आज हम नाइन्थ का जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर प्रारंभ करेंगे। इसमें अध्याय 13 है, ये इकाई नंबर 4 हमारा पर्यावरण। इसमें हम पढ़ाएंगे हम बीमार क्यों होते हैं। कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं, या हम यूं कहें कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई होती हैं, और ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड आदि से बनी होती हैं। देखने में हमको ये स्थिर दिखाई पड़ती हैं, परंतु इनमें काफ़ी सक्रियता होती है। इन कोशिकाओं के अंदर हमेशा कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, और ये कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित भी होती रहती हैं। और जिन कोशिकाओं में ये गति नहीं होती है, इसका मतलब है उन कोशिकाओं में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जैसे हमारा हृदय अनवरत धड़कता रहता है, फेफड़े हमेशा फूलते और पिचकते रहते हैं, हमारा वृक्क जो है वह रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को छानता रहता है, मस्तिष्क हमेशा सोचता रहता है। लेकिन ये इन सभी अंगों की जो क्रियाएं हैं वो पारस्परिक संबंधित होती हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारा वृक्क जो अपशिष्ट पदार्थों को छानता है, अगर उसकी क्रिया बंद हो जाए तो जितने भी सारे अंग हैं उनकी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। हमारा मस्तिष्क तब अच्छी तरह सोच नहीं सकता है, या हृदय हमारा सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के जितने भी अंग हैं जो विशिष्ट कार्यों को करते हैं वे आपस में संतुलन बनाए रखें, और इनका आपस में सामंजस्य और संतुलन यदि बना हुआ है तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा जीवन जो है स्वस्थ जीवन रहता है। लेकिन यदि अभिक्रियाओं में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन होता है जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तब हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। वह मनुष्य जिसके सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं तो वह स्वस्थ मनुष्य कहलाता है, और इसके विपरीत वह मनुष्य जिसके कोई न कोई अंग में सामान्य बाधा है तो उस स्थिति में वह मनुष्य या वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जाता है, वह क्या कहता है? अस्वस्थ कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है अगर, तो अपनी समस्त क्षमताओं का उपयोग करके वह खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसकी मानसिक दशा पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उसका जीवन सामान्य नहीं रह पाता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक स्थितियों का होना आवश्यक होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक होता है। कहते हैं ना कि हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, तो आपको देखकर लगेगा कि आप क्या है, स्वस्थ हैं। लेकिन यदि हमारा किसी से व्यवहार अच्छा नहीं है, अपने पास पड़ोस से ही, अपने मित्र से ही अगर व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी बात पर जो है उनसे जो है हमारा बिगाड़ हुआ है, जिससे कि हम दोनों लोगों को एक दूसरे से भय बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता भी बहुत जरूरी होती है। अनेक सामुदायिक और व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं, वे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करती हैं। इसलिए हर अवस्था में स्वस्थ रहने का हम प्रयत्न करें। अगर स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। हमारे स्वास्थ्य पर वातावरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा वातावरण अगर दूषित है तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, या हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। भाई, अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं, सामने अपना साफ सुथरा रख रहे हैं, अपने स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोस का व्यक्ति या पड़ोस के लोग जो है वो तमाम गंदगी ले आकर के गलियों में या हमारे आस पड़ोस में ले आकर के डाल दे रहे हैं, या वे स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है, उसके कारण तमाम रोगाणु उत्पन्न होंगे, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हमारा आसपास का जो वातावरण है वह भी स्वच्छ हो। अगर आसपास का वातावरण हमारा स्वच्छ रहेगा तो हम सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अब एक शब्द है बच्चों, स्वस्थ तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है? रोग मुक्त और स्वस्थ। रोग मुक्त व्यक्ति वह है जिसमें रोग के लिए उत्तरदायी कोई भी कारक उपस्थित नहीं है, वह रोग मुक्त है। यानी जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, चाहे वह बाह्य कारक का हो या आंतरिक कारक का हो, तो हम कहेंगे वह रोग मुक्त है। और इसके विपरीत रोग मुक्त व्यक्ति किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। क्या मतलब इसका समझिए कि रोग मुक्त व्यक्ति भी शारीरिक कमजोरी या अन्य कारणों से सामान्य क्रियाएं नहीं कर सकता है। अर्थात हम सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ रह सकते हैं। समझिए जरा, एक तरफ कहा जा रहा है रोग मुक्त व्यक्ति वह है जिसमें रोग के लिए उत्तरदायी कोई भी बाह्य या आंतरिक कारक उपस्थित नहीं है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो रोग मुक्त है वह स्वस्थ है, क्योंकि कोई कारक नहीं है लेकिन शारीरिक कमजोरी उसको या कोई भी कारण जिससे सामान्य क्रियाएं वह नहीं कर पाता हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह स्वस्थ है, वह अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कोई डांस करने वाला है, नर्तक या नर्तकी है, तो उसके स्वास्थ्य का और उसके स्वस्थ रहने का मतलब ये है कि वह शिष्टता पूर्वक
अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा में भी अभिव्यक्ति कर सके। अगर वह विषम परिस्थितियों में जो भी मुद्राएं डांस की होती हैं, अगर सफलता पूर्वक करती है तो लगेगा कि वह स्वस्थ है, और अगर नहीं करती है तो लग रहा है कि वह स्वस्थ नहीं है। अब सामान्य स्वास्थ्य का संबंध हम उन बीमारियों से जोड़ते हैं जो शरीर को तरह तरह के कष्ट देती हैं। सुव्यवस्थित शरीर क्रियाएं उनसे प्रभावित होती हैं और उन पर कुप्रभाव पड़ता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, परंतु हम परेशान रहते हैं, जैसे चिंता और मानसिक तनाव। चिंता या मानसिक तनाव बच्चों यदि हो जाता है तो वह बहुत भयंकर स्थिति में हमको ला देता है कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं, जबकि उसमें हमें कोई भी खांसी या बुखार या कोई दर्द इस तरह की चीज हमें नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन हम भीतर भीतर ही बहुत कमजोर हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए जो चिंता और मानसिक तनाव है वह भी हमें क्या कर देता है, अस्वस्थ कर देता है। अब रोग शब्द की अंग्रेजी ही बच्चों होती है डिजीज, DIS और फिर EASE, डिस, DIS, डिस प्लस EG, यानी जिसे बाधित या आराम के रूप में सोच सकते हैं, या असुविधा। हमारे शरीर के अंगों में कार्य करने में कोई असुविधा होती है तो हम कहते हैं कि हमको क्या हो गया है, और रोग हो गया है। और हमारे शरीर के जो अंग हैं, अंग तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, जनन तंत्र है, ये सारे अंग तंत्र हैं और सबका जो है अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत होते हैं तो वह भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। पेशियां और अस्थियां होती हैं तो शरीर का कंकाल बनाती हैं और शरीर के अंगों के हिलने डुलने में सहायता करती हैं। और यदि कोई बदलाव होता है तो उसमें लगता है खराबी आती है तो उससे लगता है कि इनके कार्य करने में कोई असुविधा हो रही है, तो वह रोग को परिलक्षित करता है। अब रोग के लक्षण या रोग के जो चिन्ह हैं, जिन्हें डॉक्टर क्या करता है कि टेस्ट करा करके वह जान लेता है कि कौन कौन सा लक्षण आपके शरीर में दिखाई पड़ रहा है, उससे समझेगा कि इन्हें रोग है या नहीं है। जैसे शरीर के तापमान, पहले डॉक्टर क्या करते हैं, शरीर का टेम्परेचर नापते हैं, तो शरीर के तापमान में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, या आपके त्वचा का रंग जो है उसमें कोई बदलाव हो रहा है, दैनिक सामान्य क्रियाओं में कोई परिवर्तन है, शरीर में दर्द है, ऐंठन है इत्यादि ऐसे लक्षण जो है डॉक्टर देखता है कि ये सब कुछ है, इसका मतलब है कि इन्हें कोई न कोई रोग या कष्ट है। अब रोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो इस आधार पर रोग दो तरह के हुए, एक तीव्र और एक दीर्घकालिक। तीव्र रोग उन्हें कहा जाता है जिनकी अवधि कम होती है, जैसे खांसी है, सर्दी जुकाम है, ये कम अवधि के लिए होते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो लंबी अवधि तक जीवन पर्यंत चलते हैं, उनको दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे एलिफेंटाइसिस या पिलपांव,
जिसमें पैर जो होता है मोटा हो जाता है, फाइलेरिया का रोग जिसे कहा जाता है, लंबी अवधि तक चलता है। तो जो तीव्र रोग हैं ये इनके लक्षण भी जल्दी ही दिखाई पड़ते हैं और बहुत तेजी से प्रभावित भी करते हैं। जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है आप परेशान हो जाते हैं 2-4 दिन जो है, लेकिन 2-4 दिन के बाद चला जाता है। और जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वह धीरे धीरे होते हैं और लंबे समय में बड़ा जो है विपरीत प्रभाव डालते हैं। रोगों के कारण, रोगों के जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 2 तरह के कारक होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक का मतलब है कि शरीर के जो भीतरी अंग हैं उनकी प्रणाली का, कार्य प्रणाली में कोई दोष उत्पन्न हो गया है, या हार्मोन्स का या एंजाइम्स का श्रावण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण जैविक क्रियाएं बाधित हो रही हैं, तो उसको हम कहेंगे आंतरिक कारक। और बाह्य कारक जैसे बाहर से प्रभाव डालने वाले, या अपर्याप्त आहार, आपको पूर्ण और संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, और रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जो है इन्फेक्शन हो रहा हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक पदार्थ हैं, तो ये सभी जो है बाहर से जो है हमारे शरीर के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मौसम कालीन भी कुछ बीमारियां से लू लग जाना, ठंड में तुषार या उपघात आदि बाह्य कारक से भी हो जाते हैं। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक है पोषण, दूसरा सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण। पोषण में है कुपोषण से अनेक रोग जन्म लेते हैं और गरीबी के कारण ही कुपोषण होता है। और पोषण अगर अच्छा आपको मिलता है तो आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वह अधिक होती है। और लेकिन आवश्यकता से अधिक भी अगर पोषण ले रहे हैं तो मोटापा का रोग हो जाता है। और नियंत्रित भोजन, व्यायाम, चिकित्सा इन के द्वारा ही रोगों का निवारण किया जा सकता है। इसलिए हमें भोजन जो है पौष्टिक और संतुलित लेना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक आहार लेने से हमारी प्रतिरक्षण क्षमता विकसित होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता हमको मिलती है। और अगर आप जो है संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो भिन्न भिन्न तरह के आपको पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, चाहे कोई भी है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, और चाहे कुछ प्रोटोजून्स होते हैं, और इनसे संक्रमण हो जाता है। जैसे निमोनिया है, टिटनस है, क्षय रोग है, कुष्ठ रोग है, हैजा है, चर्म रोग है, चेचक, खसरा, कैंसर, एड्स, रेबीज, डेंगू, मलेरिया, काला ज्वर, पेचिस इत्यादि तमाम ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हो जाते हैं। और संक्रामक और असंक्रामक, ये सोचना पड़ता है कौन से संक्रामक रोग हैं और कौन से असंक्रामक रोग होते हैं। तो जो रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं या सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और हवा द्वारा, पानी द्वारा और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग वह होते हैं जो कि जीवाणुओं या विषाणुओं द्वारा नहीं होते हैं। तो जैसे शरीर में कैंसर हो जाता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर के अलावा एक है कि डायबिटीज हो जाता है,
तो ये सारे जो रोग होते हैं ये किसी भी जीवाणु या विषाणु के द्वारा बच्चों नहीं होते हैं, इसलिए इन सभी को असंक्रामक रोग कहते हैं। अब संक्रामक रोगों में मैं कुछ का बता रहा हूं कि जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणुओं द्वारा कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा कौन से रोग होते हैं, कवक द्वारा कौन से रोग होते हैं और कीटों द्वारा कौन से फैलाए जाते रोग हैं। जैसे जीवाणुओं द्वारा जो रोग होते हैं वह क्षय रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, बुखार है और दस्त है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है। और विषाणुओं द्वारा जो रोग होते हैं उनमें से पोलियो है, चिकन पॉक्स है, रेबीज, खांसी, जुकाम, खसरा, एड्स, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जैसे डायरिया है, गैस्ट्रोइटाइटिस है, मलेरिया है, काला ज्वर है। कवक द्वारा जैसे दाद है और त्वचा रोग है। कीटों द्वारा कुछ होते हैं जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, पिलपांव है या डेंगू है, तो ये भी रोग फैलाए जाते हैं। तो इसलिए सभी वायरस जो होते हैं परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं, परंतु बैक्टीरिया ऐसा नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया था फंजाई में ये सभी में गुणन की क्षमता, यानी इनके जो बढ़ने की क्षमता होती है वह जोड़ से नहीं गुणा के रूप में होती है। 4 4 8 नहीं बढ़ते हैं, ये 4 चौके 16 बढ़ते हैं। और जो कृमि होते हैं उनमें ये बढ़ने की जो क्षमता है वह थोड़ा कम रहती है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक जैसे हो सकते हैं, उनकी बहुत सारी क्रियाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन वायरसों में ऐसा नहीं होता है। अब कुछ औषधियां हैं जो किसी एक वर्ग, जैसे बैक्टीरिया वर्ग है तो बैक्टीरिया वर्ग में किसी एक बैक्टीरिया पर अगर कोई औषधि काम कर रही है तो उसका प्रभाव उस वर्ग के सभी बैक्टीरिया पर पड़ता है, यानी उस दवा से और भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है वह ठीक हो सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण एवं जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देती है। बहुत सी बैक्टीरिया हैं जो अपनी रक्षा के लिए बाहर एक रक्षा कवच कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसको दे देने से कोई भी बैक्टीरिया अपने चारों तरफ रक्षा कवच नहीं बना पाता है। इसलिए जितने भी रक्षा कवच बाहर बनाने वाले बैक्टीरिया हैं वो पेनिसिलिन दवा के द्वारा जो है क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम खांसी जुकाम में से ग्रस्त हैं और एंटीबायोटिक दवा कोई ले रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखते हैं सर्दी जुकाम हो जाता है, आप दवा ले लेते हैं तो भी ठीक नहीं जल्दी होते हैं, वो 4-5 दिन 6 दिन उनका टाइम जो है उतना लगता ही है। लेकिन यदि खांसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो वायरस के साथ तो एंटीबायोटिक अगर दवा लेते हैं तब आप जो है ठीक हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इनकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे छड़ाकार या वैसिलस छड़ के आकार के होते हैं, गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार सबसे छोटे जीवाणु होते हैं, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिनी, इतने तरह के हैं। फिर सर्पिलाकार जो क्वाइल के आकार के हो जाते हैं या रहते हैं स्क्रू के आकार के, जैसे स्पाइरलम रूब्रम है, कामा आकार का जैसे विब्रियो कालरी है। तो ये अलग अलग आकार प्रकार के जीवाणु होते हैं।
अब विषाणुओं की जो संरचना होती है, विषाणु भी भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं, और चेचक का जो विषाणु है वह सबसे बड़ा होता है, 350 मिलीमाइक्रोन का होता है, और सबसे छोटा जो विषाणु होता है वह पशुओं में रोग जो उत्पन्न करता है, खुरपका और मुंहपका, वो सबसे छोटा होता है। और निष्क्रिय रूप से जो वायरस या सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाने वाले वायरस को हम कहते हैं विरियान, जो निष्क्रिय रूप से रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरस है वह सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। जब वह सजीव की कोशिका में रहता है तब उसकी सारी क्रियाएं जो है चलने लगती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, और जब वह सजीव की कोशिका से बाहर रहता है तो वह नमक के रवों की भांति निर्जीव रूप में पाया जाता है। तो निर्जीव रूप में जो पाया जा रहा है उसको विरियान कहते हैं। और प्रत्येक कण में जो प्रोटीन की चारों ओर खोल होती है, और उस खोल के अंदर आरएनए या डीएनए होता है। प्रोटीन के कवच को हम कैप्सिड कहते हैं। विरियान का लगभग 6% भाग न्यूक्लिक एसिड और 94% भाग प्रोटीन का होता है। और जो खोल होती है बहुभुजाकार होती है। एक चित्र मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है, ऊपर जो है दूसरा वाला जिसमें काले रंग का पूरा गाढ़ा बनाया गया है बहुभुजाकार, ये उसकी आकृति दिखाई दे रही है ना। तो चारों ओर जो वह उसकी बहुभुजाकार आकृति है वह प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड है, और उसके भीतर डीएनए है, और फिर पीछे की ओर पूंछ वाला भाग होता है, ग्रीवा और पूंछ वाला भाग होता है। और जो पौधों में वायरस, पौधों का जो वायरस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है, और जंतुओं में जो वायरस पाया जाता है उसमें डीएनए होता है ज्यादातर जो है। अब एक वायरस है जिसे एड्स रोग होता है। तो पहले जाने कि एड्स रोग का फुल फॉर्म क्या है। ये कक्षा 8 में भी मैंने बताया था आप लोगों को। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। ए से एक्वायर्ड, आई से एमिनो, और डी से डेफिशिएंसी, और एस से सिंड्रोम होता है। और एड्स का जो वायरस है उसे HIV कहते हैं, और यह उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस उसका नाम होता है। और ये रेट्रो वायरस कहलाता है। वायरस जो एड्स का वायरस है बच्चों, वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो रक्षा तंत्र बनाती हैं कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं T4 लिम्फोसाइट्स सेल, उन्हीं को क्या करता है, क्षति पहुंचा देता है। और जब ये इनको क्षति हो जाती है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है, और 4 से 12 वर्ष तक तो लगभग पता ही नहीं चलता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में शुरू में ही कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, घबराहट, सिर दर्द, हल्का बुखार आने लगता है, और धीरे धीरे उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। उन्हें खांसी, मुख और आंत में घाव हो जाते हैं, अतिसार हो जाता है, जननांगों पर जो है ये मस्से निकल आते हैं, और इस तरह से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है, और ये इससे लोगों की मृत्यु हो जा रही है और कोई दवा नहीं है, तो उसी तरह से एड्स वायरस भी होता है। लेकिन एड्स वायरस जो होता है वह लैंगिक संपर्क से होता है। दो व्यक्ति लैंगिक संबंध आपस में बनाते हैं तभी ये रोग होता है।
और जो दूसरा कोरोना वायरस है ये आपके छींकने और खांसने से हवा में आता है और उससे दूसरे व्यक्ति में ये श्वास लेने पर उसके शरीर के अंदर चला जाता है, तो इससे इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये अंतर है दोनों में। अब है प्रसार के जो साधन हैं, संचरणीय रोगों में ये जो है फैलते हैं, क्योंकि संचरणीय रोग बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होता है, तो ये हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, अन्य जंतुओं द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और असंचरणीय जो रोग होते हैं वह फैलते नहीं हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, एनीमिया है, क्वाशरकोर है, ये सभी असंचरणीय रोग होते हैं। अब संचरणीय रोग हवा द्वारा, जैसे आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपके अंदर की जो वाष्प है वह हवा में फैलती है, और उस हवा में एक बूंद में हजारों वायरस रहते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति सांस लेता है आपके करीब है तो वे जो सूक्ष्म जीव हैं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और चूंकि वह श्वास के जरिए जाते हैं इसलिए वो जाकर के फेफड़ों को प्रभावित कर देते हैं। जैसे कोरोना वायरस में भी यही चीज है कि वह सांस के द्वारा आपकी श्वास नली और फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े को जाकर के इन्फेक्टेड कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है और सांस आप या कफ बन जाती है वहां पर, और आप सांस नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है, मर जाता है। ऐसे ही पानी है, पानी अगर आपने गंदा कर दिया है और उसमें तमाम अपशिष्ट पदार्थ आज मिले हुए हैं, ऐसे पानी का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको रोग हो जाता है, जैसे हैजा है, पेचिस है। और लैंगिक संपर्क द्वारा मैंने बताया कि एड्स रोग होता है, और जंतुओं के द्वारा कुछ रोग होते हैं, जैसे रोगवाहक जंतु, जैसे मक्खी है और मच्छर है। तो गंदे स्थानों पर मक्खी बैठती है और वहाँ पर कोई जीवाणु हैं जैसे हैजा के, उसके शरीर पर लग जाते हैं और फिर वह मक्खी आपके खानों पर आकर बैठती है, तो उन जीवाणुओं को छोड़ देती है आपके खानों पर, और वह खाने के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपको हैजा रोग हो जाता है, कालरा रोग हो जाता है। ऐसे ही मच्छर होता है कि मच्छर की जो मादा एनाफ्लीज होती है या मादा क्यूलेक्स होती है जो रोगों को फैलाती है, तो यह स्वस्थ वह क्या करती है कि आकर व्यक्ति का रक्त चूसती है, और उसके लार में जो होते हैं वह मलेरिया के परजीवी रहते हैं, और जब वह आपका रक्त चूसती है तो अपनी लार की कुछ बूंदें आपके रक्त में छोड़ देती है, और जिससे मलेरिया परजीवी आपके पहुंच जाते हैं रक्त में, और रक्त से यकृत में और फिर लाल रुधिर कणिकाओं में। इस तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है और रोग हो जाते हैं। अब अंग विशिष्ट अथवा उत्तक विशिष्ट या व्यक्ति या रोग के लक्षण। अब जैसे जिन अंगों के द्वारा कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है आपके शरीर में, तो उसी अंग से संबंधित बीमारी होती है। जैसे हवा से नाक द्वारा अगर कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वह फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ा इन्फेक्टेड होगा, श्वास संबंधी रोग या क्षय रोग हो जाएगा। यदि मुंह के द्वारा कोई भी ये सूक्ष्म जीव जा रहा है आहार नाल में तो टाइफाइड रोग होगा, और यदि यह यकृत में जाएगा तो हेपेटाइटिस रोग होगा, पीलिया जिससे हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग हैं जो उन संबंधित अंगों से आते हैं लेकिन रोग का दूसरा रूप होता है। जैसे HIV है, HIV वायरस, एड्स का जो वायरस होता है वह लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और फिर लसिका ग्रंथियों में फैलता है।
मलेरिया का जो ये रोगाणु होता है वह रक्त में पहुंचता है पहले, और रक्त से फिर यकृत में, यकृत से लाल रुधिर कणिकाओं में पहुंचता है। तो इस तरह से हमें ये कुछ रोग ऐसे हैं जो कि किस अंग द्वारा जा रहे हैं और उस अंग को से संबंधित अंगों को प्रभावित करेंगे और बीमारी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कि उस अंग के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वह अंग उससे प्रभावित नहीं होता है। अब कुछ लक्षण हो जाते हैं जिससे हम जान जाते, जैसे खांसी आ रही है तो हमको लगता है कि इनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है। यदि आपको उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहे हैं, तो लगता है इनके मस्तिष्क पर कोई न कोई आक्रमण या किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन जरूर हुआ है। तो इस तरह से ये हमको पता चल जाता है कि किस अंग से कौन सा जो है सूक्ष्मजीव अंदर आया है और वह कौन सी बीमारी हमें फैला सकता है। बच्चों, उपचार के कुछ नियम हैं, दो ही हो सकते हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें दवा द्वारा। जैसे रोग हमको कोई हुआ है तो क्या करें, दवा के द्वारा रोग के प्रभाव को कम कर दें। और दूसरा उपाय है कि जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग हुआ है शरीर में उन सूक्ष्म जीवों को मार डालें या समाप्त कर दें। तो पहला जो उपाय है जिसमें कि प्रभाव को दवा के द्वारा हम कर दें, कम कर दें, तो इसमें लक्षण कुछ कम हो जाते हैं। जैसे स्वेलिंग हुई है या बुखार हुआ है या दर्द है या दस्त हो रही है, तो इसके लिए दवा का उपयोग करें। और दूसरा है उन्हें आराम करने के लिए कहें। अगर आराम वो करते हैं तो उससे ऊर्जा नष्ट नहीं होती है और धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो जीवाणुओं द्वारा या विषाणुओं द्वारा रोग हुआ है हमारे शरीर में, तो उनको आप कितनों ही आराम दें, कितनों लंबे समय तक आराम दें, वह ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक कि दवा के द्वारा उन सूक्ष्म जीवों को आपके शरीर के अंदर से समाप्त न कर दिया जाए। अब है रोग के निवारण के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे संक्रामक रोग है तो उससे छुटकारा पाने के लिए 3 कठिनाइयां हैं। पहला है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और वह फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता है। दूसरा है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। और तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए तो इससे भी कठिनाई बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इस समय देश में कि संक्रमित लोग जो है कोरोना बीमारी को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल जाते हैं उतने लोगों को वह रोग क्या होता है, फैल जाता है। तो इसलिए रोगों के निवारण की 2 विधियां हैं भाई, एक सामान्य है और दूसरी विशिष्ट है। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है कि हम रोगी से दूर रहें, और यदि हम उनके फैलने की विधि को जानते हैं तो हमें बड़ी, जैसे आज लोग क्या कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं। जो भी अगर संक्रमित व्यक्ति है उसके पास नहीं जा रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है कि भाई इससे हम बच सकते हैं, और दूसरी बात है कि हम खुले जगह, जो भी ये रोग होते हैं
ये वायु द्वारा फैलने वाले, इसके लिए होता है कि आप भीड़ में न जाएं, लोगों से न मिलें। और जल द्वारा अगर कोई रोग होता है तो होता है कि हम जो है गंदा पानी न पिएं और सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय करें, जिससे कि हमारा जल जो है कैसा रहे, स्वच्छ रहे। अगर ज़्यादा पानी कहीं जगह पर इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मलेरिया आदि के मच्छर जो है पनप जाते हैं, जिससे कि हमको जो है मलेरिया रोग भी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये चाहिए कि हम अगर रोगों से बचना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो एक तो हम पौष्टिक आहार लें और संतुलित आहार लें, स्वच्छता के नियमों का पालन करें और अपने ही व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न दें, बल्कि आस पास पड़ोस या अपने चारों ओर का जो वातावरण है उन सभी को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। और जो भी बीमारियां अगर वायु द्वारा फैलने वाली हैं, संपर्क द्वारा, तो उससे अपने आप हम बचें, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ है आज का क्लास समाप्त हो जाता है और गुड बाय। थैंक यू बच्चों।